गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मालीबाड़ी शाहपुर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग साइंस के जो टॉपिक को पढ़े थे, वो हमारा जो टॉपिक था वो था टेंथ एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड था। आज हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो दो टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है अवशेषी अंग जिसको हम वेस्टिजियल आर्गन बोलते हैं, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यूटीसी के लिए ही नहीं, डीएलएड के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम कंपटीशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके लिए। अभी 69,000 की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसपे क्या नाम है मतभेद है पीएमटी में और बच्चों में। ये भी सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे कि किसके द्वारा शोषण होता है। तो आज देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या अवशेषी अंग क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। बड़ा ही सिंपल। दोस्तों, एक और चीज़ कहना है, बच्चे जो से क्या नाम है कुछ फ़ोन कर रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि बड़ा ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना सबसे पहले जरूरी है। ये बेटा जरूर साइंस की क्लास चल रही है, बट डीएलएड में ये साइंस की क्लास चल रही है। हम पूरी फिजियोलॉजी को आपके लेवल पे हम दे नहीं सकते, जितना आपको ज़रूरत होगा उतना ही हम देंगे, क्योंकि डीएलएड में जो बच्चा आता है, सबसे पहले तो सिलेबस आपका उतना ब्रॉड नहीं है, जितना दिया जा रहा है वही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। दूसरी चीज़ें ये कि जो भी बच्चा डीएलएड में आता है वो क्या होता है अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। जैसे कि कोई बीए करके आता है, कोई कॉमर्स करके आता है, बस उसमें कोई साइंस से आता है। तो साइंस वालों के लिए तो ये इजी पड़ जाएगा, बट अर्थ साइंस के वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए शब्दों का चयन करते समय खास ध्यान दिया जाता है, और क्या नाम है जो भी नोट्स भी दिए जा रहे हैं आपको वो बहुत ही ईजी में दिया जाता है, जिसमें डीएलएड के लिए और प्लस सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट में काम चल जाए। उससे ज़्यादा देने की हमको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम देते भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्टिजियल आर्गन, जिसको अवशेषी अंग किसे कहते हैं। देखो बेटा, मनुष्य के शरीर में या जीवधारियों के शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो पाए तो जाते हैं परंतु उनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को ही हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अर्थात क्या, अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं परंतु उनका कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को ही हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में 100 से भी ज्यादा क्या होते हैं, अवशेषी अंग पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवशेषी अंग है उसको आप ध्यान से रखिए, ये कि क्या क्या होते हैं, एक एक को हम बताते चल रहे हैं। देखिए, निमेषक पटल। ये निमेषक पटल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अक्सर आपने देखा होगा जो ये आंख का कोण होता है ना, आंख के कोण के पास झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली क्या होती है, बहुत सारे जीवों में क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे ही कोई धूल या फिर धूप आती है, सूर्य की रोशनी लगती है, तो ये झिल्ली क्या होती है, फैल जाती है और उसको क्या करती है, रक्षा करती है उसकी आंखों को। जैसे कबूतर हुआ, जैसे बिल्ली हुई, खरगोश हुआ, इसमें ये झिल्ली क्या होती है, डेवलप होती है। लेकिन हम जैसे प्राणियों में इस झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या हो गए, धीरे धीरे विलुप्त होते गए और आज हमारे आंख के कोण पे क्या होते हैं, अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निमेषक पटल। एक बार और फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो ये हमारी आंख है, यहाँ पे जो झिल्ली, जहाँ पे अक्सर अक्सर बोलते हैं हम लोग की कीचड़ आ रहा है, तो अब आप देखोगे इतना बड़ा एक गुच्छा होगा मांस का। ये मांस का गुच्छा जो होता है वो एक झिल्ली थी, जो कि बहुत सारे जीवों में, जैसा भी नाम लिया, उसमें पाया जाता है और फैल जाता है, धूल उड़ाता है। तो परंतु हमारे में इसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, जिसको हम निमेषक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है अवशेषी अंगों का, उसमें हम पुच्छ कशेरुक का बोलते हैं टेल। बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट अवशेषी अंग है। लोग मानना है कि जो हम मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं वो बंदर होते हैं, उसमें क्या होता है, ये अवशेषी अंग क्या होते हैं ना, पाए जाते हैं, और हमारे में अवशेषी अंग नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये पूंछ कशेरुक का, यानी पूंछ तो नहीं पाई जाती है, मगर पूंछ जहाँ से निकलती है उसका जो स्थान होता है वो हमारे शरीर में आज भी पाया जाता है, मनुष्य को शरीर में आज भी पाया जाता है। इसलिए ये पूंछ जो होती है, पूंछ कशेरुक का अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। शरीर के बाल, शरीर का बाल भी जो होता है ना, वो भी अवशेषी अंग होता है। ये शरीर के जो भी बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। बहुत सारे लोगों के शरीर पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बाल होगा, तो वो अवशेषी अंग है, जो ये बताता है कि उस जाति का, उस मनुष्य का विकास उसी से मिलती जुलती जातियों से हुआ है। कर्णपल्लों की पेशियां, कर्णपल्लों की पेशियां भी क्या होता है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग होता है। अक्सर देखते होंगे कि जो किसी के कान पे क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, वो क्या होते हैं, कर्णपल्लों की पेशियां है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो भी एक क्या होता है, अवशेषी, ईयर पिन इंग्लिश में बोलते हैं कि ये अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स,
जब आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ा रहा था तो उसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा नीचे की तरफ ऐसे जो स्ट्रक्चर हमने देखा था ऐसे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ निकला हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो होता है ना, ये चौपायों में, कैटल्स में क्या होता है, मोस्टली डेवलप होता है। जो चारा खाते हैं, जो सेलुलोज खाते हैं, तो उसमें उसका काम होता है। लेकिन हम चारा तो खाते नहीं है, सेलुलोज का हम पाचन करते नहीं, लेते ही नहीं, तो पाचन कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये क्या होता है, अपेंडिक्स हमारे में क्या होता है, अवशेषी अंग पाया जाता है। इस अपेंडिक्स की बड़ा खास बात है कि ये अपेंडिक्स में अगर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाता है और पेट में बहुत ज़्यादा जोर से पीड़ा होती है, जिससे उस रोग को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उसका एक ही उपचार होता है, उसको काट के निकाल देना। तो फिलहाल हम लोग क्या अवशेषी अंग पढ़ रहे हैं, अपेंडिक्स बोले। ये विजडम टीथ, अभी पिछले ही लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि विजडम टीथ क्या होता है, मोलर टीथ जो 4 होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं, वो भी क्या होते हैं, अवशेषी अंगों के ग्रुप में आते हैं। यानी कि बहुत सारे क्या नाम है, शरीर के ऐसे पार्ट हैं जो शरीर में पाए तो जा रहे हैं परंतु उनका कार्य नहीं होता है, ऐसे ही अंगों को हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अच्छा, अभी देखिए जैसे पिछला जो एलटी ग्रेड का एग्जाम था उसमें ये पूछा था कि बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, उसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो लगभग आपको अवशेषी अंग मालूम रहेगा तभी आप पकड़ पाओगे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे ये एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस जो हिस्सा निकला हुआ है ये एपिग्लॉटिस होता है। ये एपिग्लॉटिस भी क्या होता है, अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक था अवशेषी अंग, जल्दी से क्विकली मैं रिपीट कर दूं, शरीर में ऐसा अंग जो पाया तो जा रहा है परंतु उसका कार्य नहीं है, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। तमाम सारे अवशेषी अंग हैं और भी आप देख सकते हो कहीं से, ये इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे। जो दूसरा सबसे ज्यादा टॉपिक क्या नाम है आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट आज के लिए, वो है रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। सॉरी बेटा, आप लोग अभी तक देखते होंगे नॉर्मल क्लासों में कि श्वसन की क्रिया को आप आम आदमी यही जानता है कि सांस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना ही श्वसन कहलाता है, परंतु ऐसा नहीं है। जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे शरीर में होती है वो सब की सब एक साथ जुड़ी होती हैं। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन का, पाचन का, उससे ये रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, श्वसन देखिएगा क्या होता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित ग्लूकोज, यानी कि जो हमने भोजन लिया था जो ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज को जाके क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है, एनर्जी निकालता है वास्तव में। और एनर्जी जब निकलती है उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या होता है शरीर के बाहर आ जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, श्वसन की क्रिया बोलते हैं। यानी कि अगर श्वसन आपको समझना हो तो आप क्या कैसे डिफाइन करोगे, श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, उसके उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड को फिर शरीर से बाहर निकाल देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन की क्रिया बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाता है क्या, एनर्जी को प्राप्त करना कहाँ से, जब ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, तो एनर्जी जो निकलती है उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मगर सामान्य भाषा में यही कहा जा सकता है कि कोई भी जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेके शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ता है और तोड़ने के उपरांत जो क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है उसी को बाहर निकालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन करते हैं। अब बात आती है श्वसन का प्रकार। देखो बेटा, आज हम बताने वाले हैं आपको सबसे पहले कि प्रकार, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स चक्र क्या होता है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक ही रिएक्शन में अगर ध्यान से अगर देखते रहोगे आज इस टॉपिक को तो आपको एक ही रिएक्शन के द्वारा सारी चीजें, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन कितना होता है, कितना एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, कौन सी प्रोसेस में क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एक ही रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, आपने क्या बोला, श्वसन, श्वसन को तो आपने डिफाइन कर दिया कि ऑक्सीजन का शरीर में आना, ग्लूकोज जो उपस्थित है उसको तोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है वो मेनली क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन, और दूसरे को बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी फिलहाल एक एक लाइन में इसको समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में करेंगे। ऑक्सी श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और अनऑक्सी श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। तो देखते हैं, पहले ये ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम एक एक करके एक रिएक्शन को देखते हैं। पूरा जो लिखा उस वर्ड को बस मैं बोल दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों लिखा गया है। देखिए, ये लिखा गया है ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और पायरिक अम्ल में बदल रहा है। ये 2 अम्ल के 2 मॉलिक्यूल में ये क्या होता है, बदलता है।
ठीक, यहाँ पे फिर एरो लिखाया गया है, यानी कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस हो रही है, ये O2 की प्रेजेंस में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, H2O है, एनर्जी है। ये इन एब्सेंस ऑफ O2 है, यानी कि कहाँ पे हो रहा है, मसल सेल्स में जो पेशियां होती हैं उसमें हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है। ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या हो रहा है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ध्यान से देखना ये क्यों लिखा गया है, कैसे काहे लिए लिखा गया है, ध्यान से देखिए। जो दो क्या होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन होता है, उसी को ये दिखाया गया है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। जैसे अभी आपने सिंपल वर्ड में कहा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो रेस्पिरेशन। अब ऑक्सी श्वसन को डिटेल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। रेस्पिरेशन की ऐसी क्रिया जिसमें भोजन का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का सबसे पहले किसमें टूटता है, दो मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में टूटता है। ऑक्सी श्वसन की अगर बात की जाए तो इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में क्या होता है, टूटता है। और उसके बाद ये प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में इतना प्रोसेस, ध्यान से फिर से देखिए, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन जो है इतना प्रोसेस दोनों में सेम होगा। अब यहाँ पे लिखा गया इन एब्सेंस, यानी कि ये दोनों क्या होगा, अनऑक्सी श्वसन में होगा, और ये वाला जो होगा वो ऑक्सी श्वसन होगा। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सी श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटता है, और कहाँ टूटता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये भी याद रखना आपको, सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है। और फिर ये पायरुविक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है। चूंकि यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। और वो एनर्जी क्या होती है, 38 ATP। ATP क्या होता है, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। इसको ATP को भी मैं लास्ट में बता दूंगा, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया हूँ कि ये क्या होता है। तो ये फिर से देखिए, ध्यान से कई बार बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, पायरुविक अम्ल में टूटता है, और फिर कहाँ पे टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है। कितने मॉलिक्यूल में टूटता है, तो एक मॉलिक्यूल दो पायरुविक अम्ल में टूटता है और साइटोप्लाज्म में टूटता है। और फिर ये प्रोसेस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो इसको हम ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा चीज, अगर यहाँ तक तो अनऑक्सी श्वसन में भी यही होता है। अनऑक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल दो मॉलिक्यूल के पायरुविक अम्ल में टूटता है, लेकिन ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है लेकिन मसल सेल में होता है, तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी निकलती है, परंतु यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है और मात्र 2 ATP की एनर्जी निकलती है यहाँ पे। ये देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये भी हो रहा है, यहाँ से ग्लूकोज दो पायरुविक अम्ल में टूटा, मगर ये भी, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पे होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। इन एब्सेंस ऑफ, ये ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये ईस्ट होता है ना, ईस्ट, ये ईस्ट की क्या होता है, प्रेजेंट। ईस्ट क्या होता है, कवक होता है, ईस्ट की प्रेजेंस में होगा तो ये एथिल अल्कोहल बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जो निकलेगी वो 2 ही ATP की यहाँ पे भी निकलती है। तो अभी तक जो आपने देखा, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है, ध्यान से देखिए। अभी तक आपने जो देखा, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है। तत्पश्चात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है और प्लस एनर्जी निकलती है। सिंपल सी बात है, ये ऑक्सी श्वसन कहलाया। दूसरा आपने क्या बोला, अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो 2 स्टेप में होता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे भी नहीं है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी नहीं है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अगर वो मसल सेल्स में होगा, पेशियों में होगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो मेनली क्या होता है, एनिमल में होता है। और जब भी क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंट में यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अगर ईस्ट के द्वारा हो रहा है तो ये एथिल अल्कोहल बनेगा, जो कि अक्सर क्या होता है, प्लांट में होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कितने प्रोसेस में, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, बहुत सारे बुक में 3 दिया होता है, लेकिन मेनली आपके लेवल पे 2 ही आपको जानना है। एक ग्लाइकोलिसिस होता है, एक क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, और एक होता है क्रेब चक्र। क्या होता है दोनों, ध्यान से देखने वाली बात है।
ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में क्या होता है, टूटता है, 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, और इसमें एनर्जी बहुत ही क्या होती है, कम बनती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटता है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो वो क्रेब्स साइकिल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्रेब्स साइकिल कहलाता है। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और 38 एटीपी की एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर नहीं समझ में आए तो आप इजीली आप आसानी से हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी टॉपिक को बहुत भारी बनाओगे तो वो भारी बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। एकदम सिंपल सा है। श्वसन क्या है, 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी तो 2 तरीके से होगा, एक मसल सेल में होगा, तो जब मसल सेल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब ईस्ट सेल के द्वारा होगा तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी प्रोसेस। अगर ग्लाइकोलिसिस क्या होता है तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना और फिर उससे क्या नाम है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना ग्लाइकोलिसिस। और क्रेब्स साइकिल क्या है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनाना और ज्यादा एनर्जी निकलना क्रेब्स साइकिल कहलाता है। सिंपल सी बात। चलिए, ये तो रहा जो सबसे ज्यादा अभी मैंने बोला था, जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है, वो सीटेट का सुपर टेट में जो रिजल्ट PNP में दिया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये रेस्पिरेशन से, कि अलग अलग जीवों में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कौन से जीव में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाएगा, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स। लेकिन अलग अलग जीव हैं, एक कोष की भी जीव होते हैं, एनेलिडा के सदस्य होते हैं, आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं, कीट होते हैं, मछलियां जल में रहने वाले होते हैं, उनमें कैसे पाया जाएगा। तो एट ए ग्लांस हम देखते हैं कि जो श्वसन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे कि त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, जैसे कि गलफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। श्वसन क्या होता है, वो श्वसन नलिका के द्वारा होता है, जिसको ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसको जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ पे आपको बताया कि अगर त्वचीय श्वसन का मतलब, जब भी श्वसन जो हो, जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत ही एक कोष के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें श्वसन कैसे होगा, उसमें तो लंग्स नहीं होगा, नास्टिल नाक नहीं होते हैं, तो उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो उसमें श्वसन जो होता है उसके त्वचा के द्वारा होता है। और जैसे कि केचुआ हुआ, जो हुआ, एनेलिडा के और भी सदस्य हुए, इन सारे चीजों में। और जैसे अमीबा पैरामीशियम की बात की जाए तो उसमें भी जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा श्वसन होता है। गलफड़ों की बात की जाए यानी गिल्स की बात की जाए तो क्या होता है, मछली में झींगा हुआ या जो भी जलीय जंतु होते हैं लगभग, उसमें क्या होता है गलफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रोसेस होती है। टिड्डा कीट जो होते हैं उसमें ट्रेकिया के द्वारा होता है, जो इस समय इस साल के लिए क्वेश्चन इसी पे विवादित है। फेफड़ों में जैसे हुआ, जो भी क्या होते हैं मैमल्स होते हैं, मनुष्य हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी, जो भी आप देखते हो, इन सारी चीज़ों में फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। तो ये तो है एनिमल में श्वसन कैसे होता है। अगर प्लांट में श्वसन की बात करें तो प्लांट में भी श्वसन जो होता है, हमारे अंदर तो क्या होता है कि स्पेशल आर्गन पाया गया, लेकिन प्लांट जो होते हैं उसमें कोई स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता है। उसका हर एक पार्ट, चाहे वो लीव्स हो यानी कि पत्तियां हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, ये सारे के सारे श्वसन करते हैं। अगर पत्तियां हैं और स्टेम है तो उसमें श्वसन जो होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अगर वो रूट्स है तो वो उसमें श्वसन जो होता है वो रूट हेयर के द्वारा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी पत्तियां हुआ या तने हुए या रूट हुए, अगर यंग होते हैं यानी कि नवजात होते हैं, तब तो क्या होता है स्टोमेटा और रूट हेयर के द्वारा श्वसन हो जाता है। लेकिन अगर उसमें क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं यानी कि डेवलप हो जाते हैं, तो अगर उडी हो जाते हैं यानी कि लकड़ी उसमें आ जाती है, तो उसमें लेंटिकिल के द्वारा, लेंटिकिल याद रखिएगा, लेंटिकिल के द्वारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। तो आज इतना हम लोगों इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। एक वर्ड जो हमने बोला था यहाँ पे एटीपी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एटीपी को फुल फॉर्म बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। जो क्या होता है सेल में क्या होता है, स्टोर होता है। जो भी एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है, उसी के फॉर्म में स्टोर होती है। ये मेनली क्या होती है,
एटीपी जो होता है वो मेनली क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडीपी एडिनोसिल डाइफास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट के जुड़ने से एंजाइम के प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंस में क्या होता है, ये बनता है। तो ये नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।